नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं हिंदी व्याकरण के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। दोस्तों, सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन डी, ओ। अगला सवाल है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार के होते हैं। सवाल है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार के होते हैं। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2। हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार के होते हैं। अगला सवाल है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, सवाल है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, 3। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अगला सवाल है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। दोस्तों, सवाल है एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यंजन। एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। अगला सवाल है, ई, चा, छा, जा, झा आदि का उच्चारण किससे होता है। दोस्तों, सवाल है ई, चा, छा, जा, झा आदि का उच्चारण किससे होता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, तालव्य से। ई, चा, छा इत्यादि का उच्चारण तालव्य से होता है। अगला सवाल है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वर। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे स्वर कहते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन बी, ई। निम्नलिखित में से ई है, एक दीर्घ स्वर नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। सवाल है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। सही जवाब है ऑप्शन सी, वा। निम्नलिखित में से वा जो है वो अंतस्थ व्यंजन है। अगला सवाल है, हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं। दोस्तों, सवाल है हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, 52। हिंदी भाषा में कुल 52 लिपियां हैं। अगला सवाल है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। दोस्तों, सवाल है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए, स, स, ह। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन है तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और ह। अगला सवाल है, या, रा, ला, वा को कौन सा व्यंजन कहते हैं। दोस्तों, सवाल है या, रा, ला, वा को कौन सा व्यंजन कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, अंतस्थ व्यंजन। या, रा, ला, वा को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन है। दोस्तों, सवाल है निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ह, ए, हा। निम्नलिखित में से हा जो है वो ऊष्म व्यंजन है। अगला सवाल है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व जो आए तो वह क्या कहलाता है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व आए तो उसे क्या कहलाता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, युग्मक ध्वनियाँ। एक ही ध्वनि का द्वितीय आए तो उसे युग्मक ध्वनियाँ कहते हैं। अगला सवाल है, अनुस्वार किसका कार्य करता है। सवाल है, अनुस्वार किसका कार्य करता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, पंचम वर्ण का। अनुस्वार जो है वो पंचम वर्ण का कार्य करता है। अगला सवाल है, ए वर्ण क्या कहलाते हैं। दोस्तों, सवाल है ए वर्ण क्या कहलाते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी, कंठव्य, तालव्य। ए वर्ण जो है वो कंठव्य और तालव्य कहलाते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं। दोस्तों, सवाल है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे क्या कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए, वर्ण। वह छोटी से छोटी ध्वनि वर्ण है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं।
अगला सवाल है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों सवाल है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए, दंत्य। जिनका उच्चारण दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे दंत्य कहते हैं। अगला सवाल है, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है। सवाल है, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है। सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रयोग। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय प्रयोग शब्द से है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है। दोस्तों सवाल है, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन सी, ऊर्जस्वी। ऊर्जस्वी शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है। अगला सवाल है, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहते हैं। दोस्तों सवाल है, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, संस्कृत प्रत्यय। जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उस प्रत्यय को संस्कृत प्रत्यय कहते हैं। अगला सवाल है, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। दोस्तों सवाल है, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अगला सवाल है, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। दोस्तों सवाल है, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, संयुक्त सर्वनाम। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। अगला सवाल है, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। सवाल है, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है। सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, दैवीय। दैवीय शब्द का संबंध संबंधवाची है। अगला सवाल है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, काल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। अगला सवाल है, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को क्या कहते हैं। सवाल है, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को क्या कहते हैं। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, अन्वय। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन सी, सघोष। सघोष शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। अगला सवाल है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। दोस्तों सवाल है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, 3। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अगला सवाल है, समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है। दोस्तों सवाल है, समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है। सही जवाब है ऑप्शन ए, समुच्चय बोधक। समानाधिकरण
समुच्चय बोधक अव्यय का भेद है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सही जवाब है ऑप्शन डी, विधुर। निम्नलिखित में से विधुर शब्द जो है वो पुल्लिंग है। अगला सवाल है, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो और योजकों द्वारा जुड़े गए हो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों सवाल है, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो और योजकों द्वारा जुड़े गए हो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, संयुक्त वाक्य। दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य योजकों द्वारा जुड़े गए हो तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अगला सवाल है, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर क्या बन जाता है? सवाल है, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी, उपभाषा। अगला सवाल है, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में उसे क्या कहते हैं? सवाल है, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में उसे क्या कहते हैं? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, अयोगवाह। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न व्यंजन में उसे अयोगवाह कहते हैं। अगला सवाल है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? दोस्तों सवाल है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 2। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। अगला सवाल है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? दोस्तों सवाल है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 5 प्रकार के। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। अगला सवाल है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? दोस्तों सवाल है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? सही जवाब है ऑप्शन ए, 25। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25। अगला सवाल है, स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? दोस्तों सवाल है, स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी, कंठ तालव्य। स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान है कंठ और तालव्य। अगला सवाल है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से सभी अधिक समय लगता है? किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्लूत। अगला सवाल है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? सही जवाब है ऑप्शन बी, झा। झा शब्द का उच्चारण स्थान तालव्य है। अगला सवाल है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? दोस्तों सवाल है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, शब्द। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है। अगला सवाल है, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, 5। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। अगला सवाल है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? दोस्तों सवाल है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 16। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। अगला सवाल है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? सवाल है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 3। छंद जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वार्णिक छंद है? दोस्तों सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वार्णिक छंद है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सवैया। निम्नलिखित में से सवैया जो है वो वार्णिक छंद है। अगला सवाल है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? दोस्तों सवाल है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, यति। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को यति कहते हैं। अगला सवाल है, छप्पय किस प्रकार का छंद है? दोस्तों सवाल है, छप्पय किस प्रकार का छंद है? सही जवाब है ऑप्शन बी, विषम। छप्पय जो है वो विषम प्रकार का छंद है। अगला सवाल है, किस
छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? सही जवाब है ऑप्शन ए कुंडलिया। कुंडलिया छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है। अगला सवाल है, उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं? दोस्तों सवाल है, उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को उत्प्रेक्षा कहते हैं। अगला सवाल है, उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? दोस्तों सवाल है, उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी रूपक। उपमान और उपमेय का अभेद रूपक कहलाता है। अगला सवाल है, मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों इस सवाल का जवाब कमेंट में बताइए। मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। कमेंट करके सवाल का जवाब बताइए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।